हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों आज का वीडियो में हम डस्ट एलर्जी के बारे में आपको बताएंगे। तो ये डस्ट एलर्जी कैसे हो जाता है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है, इसमें क्या डू एंड डोंट्स कर सकते हैं और इसमें बेस्ट 5 जो होम्योपैथिक दवा है जो मैं यूज़ करता हूँ 35 सालों में। मैंने बहुत सारे पेशेंट जो एलर्जिक डस्ट है और एलर्जिक राइनाइटिस के जो केस है, बहुत सारे केस को मैंने क्योर किया है। तो इसमें मैंने जो अभी तक जो दवा यूज़ किया है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों ये डस्ट एलर्जी क्या है? डस्ट एलर्जी की समझने के लिए पहले इम्यूनिटी की समझना पड़ेगा। मित्रों जब हम हवा में और बाहर जब घूमते हैं तो हवा में पॉल्यूशन भी होता है, डस्ट होता है, पेंट की स्मेल होती है, पेट्रोल की स्मेल होती है, या फीदर्स भी छोटे छोटे कण हवा में उड़ते हैं। तो कई बार हमारा शरीर इसको रिएक्ट नहीं कर पाता है और शरीर के सामने लड़ते लड़ते हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वीक पड़ जाती है। तो जैसे हमारे श्वासोश्वास में ये जो ऐसे कण चले जाते हैं तो ये शरीर को रिएक्ट करता है और अलग अलग सिम्टम्स उत्पन्न करता है। तो ये शरीर जब तक इम्यून्स होता है तो इसके साथ में फाइट कर सकता है और हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं होता है। पर कई बार ये हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है ऐसे सब्सटेंस से। तो ज़्यादातर उन लोगों को इसके जो सिम्टम्स होते हैं पहले तो उसको हमारे रेस्पिरेटरी प्रणाली पर उसका ज़्यादातर इफेक्ट होता है। मित्रों डस्ट की एलर्जी 10 लोगों को जो आप सर्वे करते हैं तो 3 से 4 लोगों को डस्ट एलर्जी होता है। तो डस्ट एलर्जी में कैसे सिम्टम्स होता है? कई बार पहले तो जब डस्ट उठता है तो नाक में पानी आता है, नाक में बोरिंग हो जाता है, नाक का आजू बाजू का जो पार्ट होता है रेड हो जाता है, आंखें रेड होती है, इचिंग आती है, छींकें चलती है, नाक में से थिक फ्लूइड आता है, कफिंग होता है, गले में खिसखिस होता है, कई बार तलवे में इचिंग आता है, दर्दी को ड्राइनेस फील करता है। कई बार ये जो एलर्जी हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है तो साई साई करके आवाज़ भी आता है, आवाज़ भारी हो जाता है। कई बार ड्राई कफ रहता है, जो ये पकता है तो कफ वाली खांसी आती है और फीवर और बॉडी एक भी होने की संभावना रहती है। ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये एलर्जिक जन्य सिम्टम्स हैं। इसको होम्योपैथिक में कॉन्कोमिटेंट सिम्टम बोलते हैं। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम क्या है कि जो जो सिम्टम्स है ये और हमारे शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है तो फिर भी हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। तो देखो कि एक सब्सटेंस है डस्ट और हमारी हेल्थ है, ऐसे तो डस्ट अड़ने से कुछ होता नहीं, तो कई बार इसका रिएक्शंस होता है तो इसको कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स या उसको एलर्जी सिम्टम्स बोलते हैं। तो इसे जरिए हमारी जो हेल्थ प्रणाली है ये डिस्टर्ब हो जाती है। तो मित्रों ये जो सिम्टम्स होता है तो इससे कैसे बचे? तो जब आपको एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाए तो नाक में कुछ कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल डालिए। जैसे ही डस्ट उड़ के हमारा नेजल पैसेज के अंदर जाता है तो ये जो स्टिकी म्यूकस होता है तो उसको चौंट जाता है, तो ये हमारी जो एयर पैसेज में ब्लॉकेज नहीं करता है। नंबर 1। नंबर 2, आपको खाने में जो ठंडी चीज़ है, संतरा है, द्राक्ष है, केला है, फ्रिज का पानी, थम्स अप, रसना, गुड़स्पोर्ट, आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉस, जाम, दही, छाछ, तरबूज को अवॉइड कीजिए क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम को ये वीक पड़ती है। तो इसके साथ आप हल्दी है या आप जिंजर है, ड्राई जिंजर पाउडर ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, सिनेमन पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, लौंग का उपयोग कर सकते हैं, इलायची है। ये जो सब्सटेंस है ये हमारा शरीर की इम्यूनिटी बेहतर बनाती है। तो ऐसे जैसे सिम्टम आते हैं तो इसके सामने फाइट करने के लिए एक सक्षम होता है। साथ में ये आप योगा कीजिए और प्राणायाम करने से हमारा शरीर में खून का तो परिभाव रहता है पर साथ में खून में 200% ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो जितना ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है इसको इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा जो कोषों को ये जो हमारा जो खाना पीने के साथ न्यूट्रिशनल है और माइक्रो न्यूट्रिशन है ये इसके सामने
रोग प्रतिकारक शक्ति को सामना करने में ये मददगार है। तो प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, साथ में वॉक कीजिए, रेस्ट कीजिए, कंट्रोल कीजिए वेट, और जहाँ भी डस्टिंग ज़्यादा होता है तब आप उसको अवॉइड कीजिए। पर्टिकुलरली जब दो मानसून आता है, तब दो ऋतु आती है, तब ये रोग ज़्यादा पसरता है, जैसे ठंडी से गर्मी, गर्मी में से मानसून। ऐसे रोग में ये बच्चों के लेके बड़े लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है। इससे क्या कॉम्प्लिकेशन बनता है? दर्दी को बार बार जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वाजिंत्र होता है, नाक साए साए करना पड़ता है, गला खूं खूं करना पड़ता है। तो ये सब वाजिंत्रों धीरे धीरे आप 1 घंटे बैठो तो कॉन्सेंट्रेट करो तो कंटिन्यूस आपको करना पड़े। कई बार नाक ब्लॉक हो जाए, कई बार नाक साफ करना पड़े, गले में कफ पीठ थूकना पड़े, ये सब एलर्जी का प्रॉब्लम है। दूसरा, उसको लॉन्ग टर्म रहता है तो ड्राई कफ, और या आपको जो एफोनिया, जिसको लैरिंजाइटिस बोलते हैं, आवाज़ बैठ जाना, आवाज़ भारे हो जाना, ये भी सर्दी का कारण है। कई बार इसके जो हमारा फेफड़े में उतरता है तो सांस भी चढ़ता है, साथ में जब बोलते हैं तो साई साई आवाज़ भी आता है, सू सू करके, और कफ निकलता है, दर्दी को चेस्ट में वीकनेस लगता है। ये सारे सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन बनता है। साथ में दर्दी को भूख नहीं लगना, बेचैनी हो जाना, बॉडी एक हो जाना, काम होए तो काम नहीं कर पाते हैं, रात को जब नींद जब हो जाता है तब नाक ब्लॉक हो जाता है, और जब उठते हैं तो जब काम करते हैं तो नाक में से पानी निकलता है, बार बार साफ करना है, आंखें जलन हो जाती है, फटिक हो जाती है। ऐसे सारे कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं। तो इसके लिए आपको होम्योपैथिक की जो 5 बेस्ट मेडिसिन है, मैं जो यूज़ करता हूँ, तो आप भी ये जरूर यूज़ करना। सबसे पहले पोथोस पोटीडम नाम की जो दवा है, उसका मदर टीचर फॉर्म में लाने का है। ये क्या करता है कि हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। आप 20-20 ड्रॉप गुनगुना पानी में उसको लीजिए, तो उसका स्पीयर ऑफ एक्शन ऐसा होता है, जैसे हम लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और सिम्टम को बैलेंस करता है। और धीरे धीरे आप 2 से 6 महीना तक ये पोथोस पोटीडम मदर टिंचर लेने से हमारी इम्यून प्रणाली बढ़ती है, और जैसे जो सिम्टम्स है धीरे 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 करके गायब हो जाता है और लाइफ लॉन्ग चला जाता है। कई बार एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा, जिसको डस्ट की शुरुआत की एलर्जी होता है, बाद में लॉन्ग टर्म 10 साल के बाद उसको दम हो जाता है। ऐसे दर्दियों ने मैंने पोथोस मदर टिंचर के साथ ब्लांटा ओरिएंटालिस मदर टिंचर भी साथ में देता हूँ, और आर्सेनिकाल 30 का भी उपयोग करता हूँ। लॉन्ग टर्म लेने से दर्दी को जो डस्ट की एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा हुआ है, ये कंप्लीट क्योर हो जाता है। लेकिन दर्दी लॉन्ग टर्म एंटीहिस्टामिनी और ब्रोंकियोडायलेटर स्टीरोड ले लेके दर्दी इतना थक गया है, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। तो दर्दी के जब होम्योपैथिक दवा लेता है तो थोड़ा टाइम लगता है। और ये पुराना केस है, तो पुराना केस में ये जो मैंने दवा बताई है, आप लेने से इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेकंड थिंग, जिन लोगों को बार बार छींके चलना और गले में कफ निकलना, इरिटेटिंग कफ होता है, तब आप काली बीज का उपयोग करना चाहिए। 30 पोटेंसी में 2 से 3 महीना लेने से आपको इसमें बहुत राहत और इफेक्टिव दवा रहती है। थर्ड नंबर की दवा है एलियम सेपा। जिन लोगों को सुबह में छींके आती है, नाक में पानी आता है, आँख में जलन होता है, इरिटेशंस होता है, गले में पोस्टनर ड्रीप होती है, बार बार गला साफ करना पड़ता है, इसमें एलियम सेपा का उपयोग जरूर करना चाहिए। फोर्थ नंबर की दवा है आर्सेनिकम आल। जब ठंडी की ऋतु बढ़ता है या ठंड ऋतु में ये दर्दी को नजला हो जाता है, सर्दी सड़े हो जाता है, जब कुछ ठंडा खाते या कुछ फ्रीजिंग वाला खाना खा लेते, बार बार अटैक आ जाता है और अस्थमा का अटैक रहता है और ड्राइनेस रहती है, ऐसे लोगों को आर्सेनिक आल का दवा का उपयोग करना चाहिए। जो 5th नंबर की दवा है नेट्रम म्यूर। जिन लोगों को हेडेक हो जाता है और सर्दी सूख गई हो, आपने एंटीहिस्टामिन लिया हो, या आपने ब्रोंकियल अस्थमा या स्टीरोड या एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से आपकी जो सर्दी है, जो नेजल पैसेज या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो पैसेज है, ड्राइनेस आ गई है, तो इसमें आप होम्योपैथिक में नेट्रम्यूर लेने से जो पुराना सर्दी, ये जुकाम नजला रहता है, हेडेक रहता है, कफ रहता है, ये ठीक हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है। तो नेट्रम्यूर का उपयोग करना चाहिए। ये तो ये 5 दवा मैंने बहुत सालों तक उपयोग किया है और अच्छा रिजल्ट है।
एक उसमें शर्त है, जितना पुराना रोग है इतना आपको लंबा लेना पड़ेगा। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप हेल्दी रह सकते हैं। मित्रों, ये अभी वायरस का प्रकोप बढ़ गया है, तो आप केयर रखिए, साथ में मास्क भी पहनिए, बार बार आपका हाथ हैंड वॉश कीजिए और आप हेल्दी रहिए। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।